Hello students, welcome back to my biology classes. Students, as you have learned about human reproductive system and its function in chapter 3 human reproduction. Now let's discuss a closely related topic, that is reproductive health. Okay, so today we are going to take the next chapter, that is reproductive health. So what is reproductive health? हेल्थ के बारे में हमने पढ़ा था, सोशल वेलबींग, फिजिकली एंड मेंटली एंड सो हियर वी विल सी व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल फिटनेस for leading a responsible and satisfying reproductive life. Briefly speaking, if we say that a healthy reproductive organs with normal function, इसको हम कहेंगे reproductive health. तो एक नॉर्मल भाषा में या ब्रीफ में हम देखें तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मली फंक्शनिंग ऑफ दोज ऑर्गन्स, इट इज़ कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. What are the problems related to reproductive health? आखिर प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों हमारे यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम्स हैं? तो फर्स्ट इज़ अर्ली मैरिज, जहाँ यहाँ पर हमारे यहाँ वी सी दैट चाइल्ड और चिल्ड्रन दे आर ऑफन मैरिड ऑफ एज सुन एज दे अटेंड प्यूबर्टी. जैसे ही प्यूबर्टी पे पहुँचते हैं उनकी क्या होती है, शादी हो जाती है. देन इंडिया में क्या है, रिलीजियंस, ट्रेडिशंस एंड सोसाइटीज सेटअप दे डू नॉट अलाउ मच डिसेमिनेशन ऑफ द नॉलेज अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू चिल्ड्रन. बच्चों को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी भी नहीं दी जाती है ट्रेडिशंस और रिलीजन्स के कारण. देन मैटरनिटी एंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स दे आर हाई and kids parent child marriages resulted in having children even when the parents were themselves kids. ठीक है, पेरेंट्स खुद ही अभी छोटे हैं और उनके बच्चों की जो है वो शादी हो जाती है और उनके भी बच्चे हो जाते हैं. एंड देर इज़ अ वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड द हाइजीन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो इससे क्या होता है कि पर्सनल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं की जाती, चूँकि दे आर ऑलरेडी किड्स, अर्ली मैरिज होती है एंड दैट इज़ वाई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कैच होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं. एंड इसके कारण दे डोंट नो हाउ टू डू दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स एंड ऑल. दैट इज़ वाई दिस population size, it also is being exploding day by day, and the teenage lady is not physically fit to bear the fetus and nourish it properly. और जो लेडी होती है उसकी शादी चूँकि पहले हो जाती है तो वो उसकी बॉडी भी इतनी ज़्यादा फिजिकली फिट होती नहीं है और साथ में वो उस बेबी जो या फीटस है उसको प्रॉपरली नरिशमेंट या उसको प्रॉपरली कैरी भी नहीं कर पाती है. Now, what are the strategies that India is planning for this reproductive health? As India was the first country of the world to initiate the plans and the programs for attaining reproductive health as social goals through family planning in 1951, and progress of the program has been regularly monitored and comprehensive and improved program was launched in 1997 under. तो सबसे पहले क्या होता है, एक नॉर्मल फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम जो था इट वॉज स्टार्टेड इन 1951. फिर उसके बाद 1957 में और ज़्यादा एक इम्प्रूव्ड प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया इन 1997. उसका पॉपुलर नेम जो था इट वॉज RCH या रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. ये 1997 में लॉन्च किया गया था. एंड फर्टिलिटी रेगुलेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी इम्प्रूव्ड ओनली व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू पॉपुलेशन. अब ये जो है ये फर्टिलिटी का रेगुलेशन, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम तभी इम्प्रूव कर पाएंगे जब ये नॉलेज जो है पूरी की पूरी पॉपुलेशन को होगी, यानी कि पूरी पॉपुलेशन को ये नॉलेज होगी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके हाइजीन, केयर और जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, मैटरनिटी जो केयर है, जो मदर की केयर है,
पोस्ट नेटल केयर यानी कि डिलीवरी के बाद जो केयर है, और स्पेसिंग ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों को किस तरीके से उनकी अच्छे से अपब्रिंगिंग की जाए, ये सारी जानकारी या ये सारी अवेयरनेस जो है वो जनरल पब्लिक को या पॉपुलेशन को होनी चाहिए। So, creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major task under this program। तो इस RCH के प्रोग्राम में जो है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना है about the various reproduction related aspects। ओके, सो वेरी फर्स्ट इस प्रोग्राम का जो टास्क था ये हम देखेंगे वन बाय वन। वेरी फर्स्ट इट वाज द जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस जो है हमको पता है, रेडियो है, टीवी है, पेपर, प्रिंट मीडिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो कि गवर्नमेंटल बॉडीज़ और जो NGOs होते हैं, ये दीज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर इंगेज्ड इन क्रिएटिंग जनरल अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम देखते हैं टीवी में, रेडियो में लगातार जो है एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। द नेक्स्ट इज़ द एल्डर्स। तो सबसे पहली बात तो है कि ये घर में जो पेरेंट्स हैं या दूसरे क्लोज रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दे शुड ऑल्सो प्रोवाइड द सेक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू यंग चिल्ड्रन। उनको भी, जो घर के बड़े हैं या जो रिलेटिव्स हैं या टीचर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, यंग चिल्ड्रन को ये सेक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है दे शुड प्रोवाइड देम। देन द थर्ड इज़ सेक्स एजुकेशन। आजकल हम देख रहे हैं कि करिकुलम में क्लास 8th में भी आपने देखा होगा जो है सेक्स रिलेटेड एजुकेशन, एडोलेसेंस वाला चैप्टर जो है या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर्स जो हैं उसको ऐड किया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट को एक प्रॉपर एजुकेशन मिल सके और जो भी उनके अंदर कुछ मिथ्स होते हैं, मिसकंसेप्शंस रहते हैं रिगार्डिंग द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इनको प्रॉपरली क्लियर किया जा सके। सो वी कैन से दैट सेक्स एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड in the school curriculum, and proper sex education helps in removing the myths and misconceptions about various sex related aspects, reproductive organs, changes during adolescence के समय बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल होते हैं, हार्मोनल होते हैं, एंड हार्म्स ऑन अर्ली सेक्स, अगर सेक्स को एज से पहले कर लिया जाए तो उसमें क्या हार्म्स या क्या नुकसान होते हैं, हाइजीनिक सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इन सब के बारे में जो है एजुकेशन इट इज़ नाउअडेज इंक्लूडेड इन द स्कूल करिकुलम। देन द नेक्स्ट इज़ फैमिली वेलफेयर इंफॉर्मेशन। फर्टाइल कपल्स जो होते हैं, फर्टाइल कपल्स वो यानी कि वो कपल्स विच कैन डू रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस यंग वंस। सो फर्टाइल कपल्स एंड ऑल अदर पर्सन्स ऑफ मैरिजेबल एज, इन सब जो फर्टाइल कपल्स हैं इनको प्रॉपर एजुकेशन दी जानी चाहिए अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, कि बर्थ कंट्रोल के कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो होते हैं, हाउ कैन दे कंट्रोल द बर्थ एंड रीजंस फॉर फर्टिलिटी कंट्रोल, क्यों हमको ये बर्थ कंट्रोल करना है, एंड केयर ऑफ वुड बी मदर, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी केयर किस तरीके से करनी चाहिए, और वो डिलीवरी के बाद जिसको कि हम पोस्ट नेटल केयर कहते हैं मदर की और चाइल्ड की, वो किस तरीके से करनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेबी बॉय ही हो, तो दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो होनी चाहिए, और एक फैमिली का डिज़ायर्ड साइज़ होना चाहिए कि एक बच्चा हो या 2 बच्चा हो, इस तरीके से वो फैमिली का साइज़ होना चाहिए कि जितने भी बच्चे हैं उनके एक प्रॉपर अटेंशन, केयर और एजुकेशन मिल सके। तो इस तरीके का एजुकेशन जो है ये फर्टाइल कपल्स को या उन लोगों को जो कि मैरिजेबल एज के हैं, दे शुड बी गिवन। देन द नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, इट इज़ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, राइट। The harmful effects of uncontrolled population explosion must be known to everybody so that one should not feel responsible but also act responsibly। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि जो है व्यक्ति उसको पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी कंट्री में कितनी हो रही है या उसके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो जो है एक व्यक्ति को जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे कि वो खुद अपने आप को ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल मान भी सके और उसके साथ साथ वो इस पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को जो है वो कंट्रोल करने में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाए। Then the next point is the social evils. Sex abuse and sex related crimes कैन अकर। देखिए हम देखते हैं आए दिन रेप केसेस, या बहुत ही कम एज का कोई जो बॉय है वो रेप केस में पकड़ा जाता है। तो इस तरीके के जो क्राइम्स हैं ये जनरली कब होते हैं, जब व्यक्ति जो है वो मेंटली सिक हो या दूसरा वो रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी भी हो। तो इस तरीके के व्यक्ति क्या हैं, दे आर रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। So sex abuse and sex related crimes can occur only due to the reproductively unhealthy members of the society. Therefore हमको reproductive health से related पूरा का पूरा मैसेज जो है उसको अच्छे से स्प्रेड करना चाहिए। The next is sex determination. आजकल क्या है आपको पता है कि देर इज़ नाउ अ स्टैट्यूटरी बैन ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटल सेक्स थ्रू एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर एंड द टाइप इन द सेल्स फाउंड इन द एमनियोटिक फ्लूइड। आपको पता है मैंने उसमें बताया था आपको, यूटेरस के अंदर जब बेबी है तो उसके बाहर जो है पूरा का पूरा एमनियोटिक सैक होता है, उस एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है कि जो फीटस है उसके सेल्स शेड ऑफ होते रहते हैं। तो उन सेल्स को लेकर क्या है कि उनके क्रोमोसोम का नंबर और उसमें कैसे टाइप के सेल्स हैं उससे उसके सेक्स की या फीटस में जो सेक्स है वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल उसका डिटर्मिनेशन जो है किया जा सकता है। एंड दिस टेक्निक इट इज़ कॉल्ड एज एमनियोसेंटेसिस। या सोनोग्राफी के द्वारा भी जो है जेनिटेलिया वेदर इट इज़ फीमेल और द मेल और फॉलिकल्स के द्वारा भी जो है पता लगाया जा सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है उस पर भी बैन किया गया है। इससे क्या हो रहा है, फीमेल फिटिसाइड ज़्यादा हो रहा है, यानी कि फीमेल का नंबर कम हो रहा है, क्योंकि सोनोग्राफी या एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पता लगा लिया जाता है कि अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको कई लोग क्या करते हैं, उसको ख़त्म करवा देते हैं। देन कम्स द मैरिजेबल एज। चाइल्ड मैरिजेस जो हैं, बाल विवाह जिसको कहते हैं, उस पर भी बैन लगा दिया गया है इंडिया में। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब स्ट्रैटेजीज पढ़ रहे हैं फॉर द रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर। तो मिनिमम मैरिजेबल एज अब कितनी हो गई है, 21 साल जो है इट इज़ फॉर बॉयज़ एंड 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स। दिस इज़ द मिनिमम मैरिजेबल एज नाउ इन इंडिया। देन रिसर्च इनटू इम्प्रूव टेक्निक्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन किया जाए, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकना, इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्शन। इट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, लगातार इस पे रिसर्चेस हो रही हैं। सहेली नाम की एक मेडिसिन है, पिल्स के फॉर्म में होती है ये। इट इज़ अ नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव। वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक ही इसकी गोली ली जाती है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी हम ये आगे पढ़ेंगे पिल्स वगैरह के बारे में, दैट इज़ वाई अभी मैं आपको ज़्यादा इस पर एम्फेसिस नहीं कर रही, सिर्फ ये बता रही हूँ कि रिसर्च जो है आजकल की जा रही है, जिससे कि किस तरीके से हम इम्प्रूव टेक्निक से कॉन्ट्रासेप्शन की जो है प्रोसेस उसको किया जा सके। तो CDRI लखनऊ, दैट इज़ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की जा रही है फॉर दिस process. So better awareness of sex related matters, increased facilities of maternal and child health care, more medically assisted deliveries, better detection and cure of STDs, small families and more medical facilities for sex related programs, ये सब की इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है और लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है सेक्स रिलेटेड मैटर्स के कारण। इससे क्या हो रहा है कि हमारी सोसाइटी की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो दिस ऑल वेर द स्ट्रेटजीज विच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड विच गेव द वेरी गुड रिजल्ट्स।
ये स्ट्रेटजीज जो हमने देखी फैमिली प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड, ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, एमनियोसेंटेसिस भी हमने देख लिया। नाउ सी एमनियोसेंटेसिस का यहाँ पर एक फिगर भी दिया गया है कि किस तरीके से, ये देखिए ये बेबी है मदर के वॉम में और ये एमनियोटिक सैक है जिसके के अंदर ये है। इस एमनियोटिक सैक के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फिल्ड अप रहता है, ठीक है। तो इसको जो है छोटे अमाउंट में ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है इट इज़ विदड्रॉन थ्रू द निडल्स। ये देखिए निडल से थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड को जो है निकाल लिया जाता है। ये जो है ऑल दिस इज़ डन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रॉपर डॉक्टर, और अल्ट्रासाउंड वगैरह सब यहाँ पर एकदम प्रॉपरली यूज़ किया जाता है। फिर ये एमनियोटिक फ्लूइड में देखिए इट कंटेन्स द फीटल सेल्स, ये फीटस के सेल्स रहते हैं और फिर इसको प्रॉपरली देखा जाता है, इसके डीएनए का एनालिसिस किया जाता है। ये देखिए क्रोमोसोम का पूरा एनालिसिस करके पता लगा लिया जाता है कि वेदर इट इज़ मेल और अ फीमेल। तो दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज एमनियोसेंटेसिस। तो अभी इस पे क्या है, पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है क्योंकि कई लोग इसमें अगर फीमेल को फीटस के रूप में देखते थे तो उसको जन्म से पहले ही ख़त्म करा देते। दैट इज़ वाई अब इस पर बैन लग गया है। नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द बर्थ कंट्रोल। अब देखिए लगातार ये हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस हो गई हैं, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई। इसके कारण क्या हो रहा है, दिस इज़ द मेजर कॉज फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो लगातार इससे क्या हो रहा है कि जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है। और इसके कारण आउट ऑफ 6 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन दे आर द इंडियंस। सो रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट कम हो रहा है, मदर का डेथ रेट जो है वो भी कम हो रहा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है उसको भी काफ़ी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो उसका मोर्टिलिटी रेट जो है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, दिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हम क्या करें, ये सब नहीं करें, मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट या ये सब बच्चों को मरने दे, मदर को मरने दे, ऐसा है क्या? नो, नॉट एट ऑल। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बर्थ कंट्रोल ही करना पड़ेगा, ठीक है। So Indian population growth rate it is around 1.7%. नाउ द यूज़ ऑफ, अब ये बर्थ कंट्रोल मेथड कौन से होते हैं, तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि कोई भी अगर कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या मतलब हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब हो गया कि द थिंग विच इज़ यूज टू कंट्रोल द बर्थ, या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो मेथड्स यूज़ की जाती है इट इज़ कॉल्ड एज द कॉन्ट्रासेप्टिव। सो वी कैन से दैट दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे आर द डिवाइसेस विच प्रिवेंट कंसेप्शन और द प्रेगनेंसी विदाउट इन एनी वे इंटरफियरिंग इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि फीमेल में कंसेप्शन या प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, साथ में ये उस इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करें। दीज आर कॉल्ड एज द कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इस तरीके से अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होगा, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टर है कि इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, मतलब ईजी टू यूज़ होना चाहिए। इट शुड बी कंफर्टेबल एंड ईजी टू यूज़ एंड ईजीली अवेलेबल, आसानी से ये मिल जाना चाहिए। एंड नॉर और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, इस पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए टू द इंडिविजुअल्स। नो वे इंटरफेयर्स इन द सेक्शुअल ड्राइव, सेक्शुअल ड्राइव में या कोइटिस के समय इसका कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। कम्प्लीटली इफ़ेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, इसमें प्रेगनेंसी के लिए कम्प्लीटली इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और अब हम देखेंगे कि बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। सो फर्स्ट बर्थ कंट्रोल मेथड इट इज़ द नेचुरल मेथड। सबसे पहले हम जो है नेचुरल मेथड को यूज़ करेंगे। नेचुरल मेथड में क्या है, दीज आर द मेथड्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी डिवाइस, मेडिसिन
और रिलीजियस सैंक्शन, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत इसमें नहीं होती है, मतलब कोई भी डिवाइस या कोई दवाई यहाँ पर यूज़ नहीं की जा रही। दिस इज़ जस्ट अ नेचुरल मेथड। अब इसमें क्या होता है कि नेचुरल मेथड्स जो हैं ये 3 टाइप के होते हैं कि सेफ पीरियड, विड्रावल एंड द ब्रेस्ट फीडिंग। यानी कि हम ऐसे पीरियड में कोइटस करें जबकि ओव्यूलेशन नहीं हुआ हो, तो दैट इज़ द सेफ पीरियड। विड्रावल यानी कि जब पेनिस इजेक्ट करने वाला हो अपने स्पर्म्स को, उसी समय वो फीमेल के वेजाइना से उसको विड्रावल कर ले। और तीसरा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के समय भी जो है उस समय भी ये प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। सो नेचुरल मेथड क्या होता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ द ओवम एंड द स्पर्म्स मीटिंग नेचुरली विदाउट एनी डिवाइस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओवम को और स्पर्म्स की मीटिंग ही अवॉइड कर देंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज द नेचुरल मेथड। ठीक है, ना व्हाट इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस, इसको हम रिदम मेथड भी कहते हैं। इसका ये मतलब है कि यू नो वेरी वेल कि 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है। तो उस समय अगर स्पर्म्स आ गए तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द कपल दे शुड अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम द डे 10 to 17, यानी कि 10 से 17 दिन, हम 3 दिन इधर और 3 दिन इधर लेकर चलेंगे विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 to 17 डेज जो होते हैं ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें क्या होगा कि ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड रहता है। तो इस समय क्या होगा, दे विल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम द कोइटिस। ठीक है, यानी कि ओव्यूलेशन इट ऑकर्स रफली अबाउट द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्टिलिटी पीरियड व्हेन fertilization can occur it is up to 48 hours after ovulation। ठीक है, यानी कि ओव्यूलेशन हुआ उसके बाद 2 दिन तक जो है वो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो इसीलिए अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग द फर्टिलिटी पीरियड, तो इस पीरियड को हम फर्टिलिटी पीरियड कहते हैं। तो इस फर्टिलिटी पीरियड के समय क्या है कि अ पर्सन शुड अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग दिस फर्टिलिटी पीरियड। सो ये क्या करेगा, इट विल नेचुरली प्रिवेंट कंसेप्शन। Ovulation period can be known as the temperature of the body dips to below an average। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन के समय ये भी हम पता लगा सकते हैं कब हुआ ओव्यूलेशन, उस समय क्या होता है जो फीमेल है उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है एंड देन राइजेज अबाउट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट रिमेनिंग देयर ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसमें चेंज होने से भी हम पता लगा सकते हैं। नहीं तो 10 to 17 डेज़ का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से लेकर 17 डेज तक का जो टाइम है उस समय कोइटस को अवॉइड करना, इट इज़ कॉल्ड एज पीरियोडिक abstinence। Got this point? Because at this time ये देखा हमने कि chances of fertilization it is very high and this is called as the fertile period। Now withdrawal or coitus interruption। So this method it is based on the withdrawal of the penis before ejaculation। द मेल पार्टनर अब यहाँ पर क्या करेगा, ही विल विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन इनटू द वेजाइना में जैसे ही पेनिस एंटर करता है और उसको जैसे ही इजैकुलेशन करने वाला होता है वो उसी समय क्या कर लेगा, अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो पेनिस को विड्रॉ करने से क्या होगा, स्पर्म्स का इजैकुलेशन वेजाइना के अंदर नहीं होगा, इंसेमिनेशन नहीं होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज कोइटस इंटरप्शन, यानी कि कोइटस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, वो इंटरप्ट कर दिया गया बिकॉज पेनिस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द फीमेल्स वेजाइना। दिस इज़ कॉल्ड एज द विड्रॉवल और द कोइटस इंटरप्शन। देन कम्स द लैक्टेशनल एमेनेरिया, LAM भी कहते हैं। होता क्या है कि जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन एक फेज़ आता है पार्चुरेशन के बाद, यानी कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी देयर इज़ अ फेज विच इज़ कॉल्ड एज एमेनोरिया
और द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उस समय क्या होता है, फीमेल को मेंस्ट्रुएशन कुछ समय तक नहीं होता है। इट इज़ अ फेज ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, उस समय क्या होता है, लैक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड फुल्ली प्रिवेंट्स द कंसेप्शन, अगर पूरी तरीके से चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है तो कंसेप्शन पूरी तरीके से किया जा सकता है। दिस मैथड इज़ हाउएवर इफेक्टिव ओनली अप टू द 6 मंथ्स, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस एकदम नील होते हैं, क्योंकि लैक्टेशन पीरियड के समय क्या होगा, मैं कंप्लीट लैक्टेशन, ठीक है, व्हेन द चाइल्ड इज़ फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग, उस समय क्या होगा कि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इट इज़ नील, लेकिन ये जो है पीरियड इट इज़ इफेक्टिव ओनली फॉर 6 मंथ्स। Now the next one is the barrier method. They are the mechanical devices. Barrier methods में क्या हो गया, अभी ऊपर हमने देखे थे सारे नेचुरल मेथड्स थे, उसमें हमने कोई भी डिवाइस का यूज़ नहीं किया था. नाउ वी विल सी द बैरियर मेथड्स. तो बैरियर मेथड्स में क्या है, दे आर द मैकेनिकल डिवाइसेस which prevents the deposition of the sperms into the vagina and their passage into the uterus. ये ऐसे मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो क्या करेंगे कि स्पर्म्स के डिपोजिशन को रोकते हैं और वेजाइना से फीमेल के यूटेरस तक उसके पासेज को प्रिवेंट करते हैं ऑफ द स्पर्म्स. फर्दर दे मे बी सेल्फ इंसर्टेड बाय द, अब ये जो हैं ये जो डिवाइसेस हैं या तो इनको खुद ही जो यूज़र हैं वो उसको इंसर्ट कर सकता है, या द कॉमन और जो दूसरे कॉमन बैरियर मेथड्स हैं दे आर कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एक्सेट्रा. सो इनका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इट प्रिवेंट्स फिजिकल मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम. ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये फिजिकल मीटिंग ही स्पर्म्स की और ओवम की रोक रहा है. सच मेथड्स जो हैं, इस तरीके के जो बैरियर मेथड्स हैं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही प्रेजेंट होते हैं. ओके, देखिए यहाँ पे बैरियर मेथड्स में कॉन्डम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर बताए गए हैं. विल सी वन बाय वन. नाउ सी फर्स्ट वन, दैट इज़ द कॉन्डम्स. कॉन्डम्स क्या है, इट इज़ अ ट्यूब्यूलर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और लेटेक्स शीट से बना हुआ, विच इज़ रोल्ड ओवर द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन. मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है, पेनिस, उसके ऊपर जो ये कॉन्डम इट इज़ रोल्ड ओवर दिस पेनिस ड्यूरिंग द सेक्स. ओके, द कॉमन ब्रांड जो है विच इज़ प्रोवाइडिंग अ फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, इट इज़ निरोध, and the device it also provides protection against the sexually transmitted diseases including the AIDS also. ठीक है, तो यहाँ पर बैरियर है, इट इज़ मेड अप ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट एंड इट इज़ यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल. और फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं, तो फीमेल में क्या करता है, वेजाइना या सर्विक्स को ये कवर करने का काम करता है. एंड इट इज़ जस्ट यूज बिफोर द कोइटस, जैसे ही कोइटस होने वाला होता है उसके पहले इसको कवर कर लिया जाता है पेनिस को या वेजाइना को, जिससे कि जो सीमेन है दे डू नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ओके, दिस इज़ द बैरियर मेथड और इसका एग्जांपल है एक कॉन्डम. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ये जो कॉन्डम्स होते हैं, दिस कॉन्डम्स दे आर टोटली डिस्पोजेबल and they prevents AIDS and sexually transmitted diseases. इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज़ द डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड द वॉल्ट्स. बैरियर्स जो हैं ये भी जो डायफ्राम्स हैं ये भी ट्यूबुलर रबर का शीट होते हैं, इसमें फ्लेक्सिबल मेटल या स्प्रिंग की रिंग होती है एट द मार्जिन एंड इट इज़ फिटेड इनसाइड द वेजाइना. इट इज़ इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. इससे क्या होता है, सर्विक्स को कवर कराया जाता है एंड इट प्रिवेंट्स द कंसेप्शन ऑफ ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स. सर्विक्स से ही क्या होगा फीमेल में कि सर्विक्स के थ्रू यूटेरस के अंदर स्पर्म की जो है वो एंट्री उसको ब्लॉक कर दिया जाता है. ठीक है, तो दिस इज़ used to cover the cervix of the female reproductive tract. It is made up of rubber. Okay, so this were the diaphragm, cervical caps and the vaults. These are reusable. Now we will see the next, they are the intrauterine devices. देखिए again this is important.
अब ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के ही नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब ऐसे डिवाइसेस जिसको कि यूटेरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। अब जब यूटेरस के अंदर इंसर्ट किया तो यूटेरस तो फीमेल में ही है, तो ये डिवाइसेस जो हैं दे आर ओनली यूज्ड बाय द फीमेल्स एंड इट इज़ इंसर्टेड, या ये जो है डिवाइसेस फीमेल के अंदर इंसर्ट कराने के लिए डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस जो होती हैं वही इसको यूटेरस के अंदर वेजाइना के थ्रू फीमेल के अंदर इंसर्ट कराती हैं। यहाँ पर कई ऐसे हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ जिसके के अंदर से कोई हार्मोन या कोई मेडिसिन नहीं निकलती, इट इज़ कॉल्ड एज लिप्स लूप। द एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, लिप्स लूप इट इज़ नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। देन कॉपर रिलीजिंग, अब देखिए ये मेडिकेटेड हो गया, ये कॉपर को रिलीज करने वाले हैं, दैट इज़, अब देखिए कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो हैं दैट इज़ कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। ये ऐसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है जिसको कि फीमेल के यूटेरस के अंदर इंसर्ट कराया जाता है। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज कौन से हो गए, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। और नॉन मेडिकेटेड कौन सा हो गया, दैट इज़ द लिप्स लूप। इस तरीके से है ये। हार्मोन रिलीजिंग भी आईयूडीज होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज को हम कहते हैं LNG-20 एंड प्रोजेस्टेसर्ट। इस तरीके से ये अलग अलग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं। तो ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस या इसको हम आईयूडीज भी कहते हैं। These are used by the females only. So they are the devices which are made up of plastic से भी बने हो सकते हैं, metal से, या combination of two which is inserted into the uterus to prevent the conception. IUDs जो हैं उनको हम loops, spiral, rings, bows, shields, copper tees depending upon the shape के हिसाब से इसका नाम जो है वो दिया गया है। ओके, IUDs जो हैं अलग अलग टाइप के हैं, इनर्ट, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। यहाँ हमने देख लिया हार्मोन रिलीजिंग और कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ को हमने देखा। द इनर्ट आईयूडीज़ जो होते हैं जिसको कि हमने लिप्स लूप के बारे में देखा, इसको हम इनर्ट आईयूडीज़ भी कहते हैं। दे आर मेड ऑफ पॉलीइथिलीन इम्प्रेग्नेटेड विद बेरियम सल्फेट और द स्टेनलेस स्टील। ये लिप्स लूप है। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ इनर्ट आईयूडीज़ इन कंट्रासेप्शन इज़ नॉट दैट क्लियर, लेकिन फिर भी देर इज़ अ इम्पेयरमेंट ऑफ द स्पर्म एसेंट। ये क्या करता है, स्पर्म को ऊपर जाने से रोकता है या आगे बढ़ने से रोकता है, प्लस दे इंक्रीजेज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन द यूटेरस। यूटेरस के अंदर स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस कर लेता है या उसको ख़त्म कर लेता है। आप सिर्फ यहाँ इतना याद रखें मेन कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ जिसको कि हम इनर्ट आईयूडीज़ भी कहते हैं, दे आर द लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ जो हैं दे आर कॉपर टी, कॉपर 7 एंड 375। ये कॉपर आईयूडीज़ जो हैं जिसको कि हम कॉमनली कॉपर टीज भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, दे हैव आयोनाइज्ड कॉपर विच स्लोली डिफ्यूजेस। धीरे धीरे ये कॉपर क्या होता है, डिफ्यूज़ होता है एट द रेट ऑफ 50 म्यूग्राम पर डे एंड इट हैज़ अ लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट बाय ब्रिंगिंग अबाउट। अब ये जब ये कॉपर आयंस रिलीज़ होते हैं, धीरे धीरे डिफ्यूज़ होते हैं, तो इससे क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है स्पर्म्स का, और ये रिलीज़ करते हैं टॉक्सिक साइटोकाइंस, और ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये स्पर्म की मोटिलिटी को रोकते हैं। और फिर जो ये इनएक्टिव स्पर्म्स होते हैं दे आर अनेबल टू फर्टिलाइज द ओवम। सो दिस डिवाइस, अब ये डिवाइस जो है, अब चूँकि धीरे धीरे इसके अंदर से कॉपर आयन स्लोली डिफ्यूज़ होते जाते हैं, तो क्या है, इस डिवाइस को 3 से 5 साल में इसको रिप्लेस करना पड़ता है। सो व्हेन द कॉपर रिलीज धीरे धीरे स्कैंटी हो जाता है और वो उसके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है, तो फिर इसको क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। इसी तरीके से अलग अलग कॉपर टी हैं, कॉपर टी 380 जिसको कि 7 से 10 साल में चेंज किया जाता है। कॉपर आईयूडीज़ दे आर डिज़ाइंड इन एन एरिया जिसमें कि कॉपर कितना प्रेजेंट है उसके हिसाब से। तो मल्टी लोड कॉपर टी 375, कॉपर टी 380, कॉपर 7,
कॉपर टी 200, इस तरीके से अलग अलग जो हैं ये कॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो कॉपर्टीज़ क्या कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स एंड दे आर रिलीजिंग द टॉक्सिक साइटोकाइंस। और ये साइटोकाइंस क्या कर रहे हैं, दे आर सप्रेसिंग द स्पर्म मोटिलिटी। और जब स्पर्म मोटिलिटी सप्रेस होती है तो ये स्पर्म्स कैसे हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। और जब ये इनएक्टिव हो जाएंगे तो दे विल बी अनेबल टू फर्टिलाइज द ओवम। और धीरे धीरे इसका कॉपर जो है वो उसके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन होने से ये कॉपर कैसा हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा, जिससे कि इसको हमको रिप्लेस करना पड़ता है विद इन 3 to 5 years डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। कुछ 7 to 10 years में भी रिप्लेस करने पड़ते हैं। जो हमने नेक्स्ट वाला देखा, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़। दिस इंक्लूड्स द प्रोजेस्ट्रॉन आईयूडी, इसको ही हम प्रोजेस्टासर्ट भी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज प्रोजेस्टासर्ट। ओके, तो दिस इज़ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी विच, अब इन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में कौन सा हार्मोन रहता है, इट इंक्लूड्स प्रोजेस्टेरॉन आईयूडी। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन जिसमें है हार्मोन, इसको हम कह रहे हैं प्रोजेस्टासर्ट। और दूसरा है लेवेनोजेस्ट्रल आईयूडी, जिसको कि हम LNG-20 कह रहे हैं। ओके, दैट इज़ लेवेनोजेस्ट्रल आईयूडी, एग्जाम्पल है LNG-20। द डिवाइसेस रिलीज, अब ये जो डिवाइस होते हैं, ये जो आईयूडीज़ हैं कौन से वाले, ये प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20। ओके, ये LNG-20 और जो प्रोजेस्टेसर्ट है ये क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हार्मोन्स जो हैं इनको रिलीज़ करते हैं। और ये हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, दे सप्रेस द एंडोमेट्रियल चेंजेस एंड द सर्वाइकल म्यूकस। ये क्या करेंगे कि एंडोमेट्रियम में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या करेंगे, ये रोकेंगे, उसको सप्रेस करेंगे। और सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस है उसमें भी ये चेंजेस ला देते हैं। ठीक है, सो दिस वेर योर आईयूडीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईयूडीज। ये देखिए LNG के बारे में जो मैंने आपको बताया था, LNG जो होता है ये भी हार्मोन रिलीजिंग होता है। ये 3 to 5 years तक जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ आईयूडी। देखिए दिस इज LNG है ना, ये LNG-20 है। LNG-20 LNG का फुल फॉर्म है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लीवोनॉर्जेस्ट्रल। Okay, LNG, this is the intrauterine device. It releases small amounts of levonorgestrel. In this levonorgestrel क्या है, it is a form of progesterone है ना, into the uterus each day। रोज ये थोड़े थोड़े अमाउंट में ये लेवेनोजेस्ट्रॉल जो है उसको सिक्रीट करता है। तो इसके कारण क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आईयूडी इट रिड्यूसेस द क्रैम्पिंग एंड द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड हार्मोन्स जो हैं इट प्रिवेंट्स द प्रेगनेंसी फॉर 3 to 5 years। ना देखिए ये कॉपर टी का इमेज और किस तरीके से कॉपर टी को इंसर्ट कराया जाता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आप देखिए किस ढंग से ये गया और यहाँ से टी शेप का होने के कारण से देखिए इसका शेप टी शेप का है, इसके लिए इसका नाम जो है कॉपर टी रखा गया एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर। ओके, ये देखिए ये कॉपर इस पे लगा हुआ है, ये कॉपर आयंस जो है इससे रिलीज होते रहते हैं और ये स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस करते हैं। सो दिस इज कॉपर टी। डायफ्राम्स देखिए, डायफ्राम कैप्स ये इस ढंग से होता है, ये फीमेल में यूज़ किया जाता है। यू कैन सी इस तरीके से स्पर्म्स की एंट्री यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है, इसको इस ढंग से यूज़ किया जाता है। इट गेट्स फिटेड नियर द सर्विक्स पे, ये फिट हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ दिस आईयूडीज़, ये जो आईयूडीज़ वर्क कर रहे हैं इनका प्रिंसिपल क्या है, वैसे मैंने आपको बता दिया लेकिन फिर भी अगेन लेट अस सी। दिस इंक्रीजेज द फैगोसाइटोसिस। देखिए प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द आईयूडीज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। दे इंक्रीजेज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूटेरस। ठीक है, यूटेरस के अंदर क्या होगा, स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस इंक्रीज हो जाएगा और जो कॉपर आयंस रिलीज होते हैं ये स्पर्म की मोटेलिटी को रोकते हैं। तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी स्पर्म्स की कम हो जाएगी। और जो हार्मोन रिलीजिंग आईडीज़ होते हैं जिसको कि हम प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20 देखा था, ये क्या कर रहे हैं, यूटेरस को अनसुटेबल कर देते हैं,
हमने देखा था उसके एंडोमेट्रियम की वॉल की जो ग्रोथ है उसको ये सप्रेस कर देते हैं। तो इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस क्या हो गया, ये अनसुटेबल हो गया। एंड द सर्विक्स इट इज़ नॉट होस्टाइल टू द स्पर्म, ठीक है। सर्विक्स को अनसुटेबल कर देता है, जिससे कि वहाँ पर सर्वाइकल म्यूकस जो है उसके कॉम्बिनेशन को ये चेंज कर देता है। सर्विक्स के वहाँ पर म्यूकस रहता है, उसके ये कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन को चेंज कर देता है, जिससे कि वहाँ पर स्पर्म होस्टाइल नहीं हो पाता, स्पर्म वहाँ पर नहीं रुक पाता, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डिफरेंट IUDs. Now let us see the ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या जिसको कि हम ओरल पिल्स भी कहते हैं। ये ओरल पिल्स जो हैं दे आर यूज्ड बाय द फीमेल्स ओनली, सिर्फ फीमेल्स इसका यूज़ करती हैं, और इनका जो है इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, हैंस इनको पॉपुलरली पिल्स कहा जाता है। अब ये जो पिल्स होती हैं दे आर द प्रिपरेशन विच इज़ कंटेनिंग आइदर प्रोजेस्ट्रोजन, ये जिसको कि हम प्रोजेस्टेरॉन भी कहते हैं, अकेले प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन होता है। द पिल्स कंटेन्स आइदर ओनली प्रोजेस्टेरॉन और इट में कंटेन द प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन combination also. Pills they have to be taken daily for a period of 21 days in a menstrual cycle starting from the 5th day, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 5th डे होता है वहाँ से इसको स्टार्ट करके एंड एंडिंग ऑन द 25th डे तक, तो 21 दिन तक इसको लगातार इन पिल्स को खाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे नहीं खाएंगे, सेकेंड डे नहीं, थर्ड डे नहीं, फोर्थ डे नहीं, 5th डे में ये टैबलेट को खाना। इस टैबलेट पे लिखा रहेगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 5th डे है उसमें आप फर्स्ट टैबलेट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से खाते खाते 25th डे जो आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का तब तक इसको रेगुलरली खाना रहता है, ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल पिल्स जो हैं दे आर वेरी इफेक्टिव एंड इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कम होता है। सहेली जो है इट इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन विच इज़ यूज्ड एज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी, अब ये क्या करेगा, किस तरीके से, अब ओरल पिल्स का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, इट इनहिबिट्स द ओव्यूलेशन, ओके। नाउ दिस हेल्प्स इन द कीपिंग द नॉर्मल हार्मोनल लेवल रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। ना हार्मोनल पिल्स जो हैं दे एक्ट इन 4 वेज। फर्स्ट की दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेंगे। देन अल्ट्रेशन ऑफ द uterine endometrium to make it unsuitable for implantation. inhibit implantation का मतलब है कि endometrium को ही क्या कर देगा, अनसुटेबल कर देगा फॉर इम्प्लांटेशन। एंड ऑल्सो इट चेंजेस in the cervical mucus impairing its ability to allow the passage and the transport of the sperms। ये देखिए सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को ही ये अल्टर कर देगा, ये चेंज कर देगा टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स, okay, and it also inhibit the motility and the secretory activity of the fallopian tube। अब नेक्स्ट देखिए इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी इनको बोलते हैं। तो 2 types of progestin preparations they are used singly। they are different types of injections which are taken। ये 2 मंथ में या महीने में एक बार अलग अलग तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। और कुछ जो है इम्प्लांट्स भी होते हैं जिसको कि फीमेल की स्किन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। और ये जो है मोड ऑफ एक्शन इसका पिल्स के ही जैसा रहता है और ये ज़्यादा लंबे समय तक क्या होता है, दे आर इफ़ेक्टिव। सो दे आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस। ये जो इंजेक्शंस हैं या इम्प्लांट्स हैं ये हार्मोन कंटेनिंग होते हैं, जैसे पिल्स में रहता है प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन या अकेला प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, उस तरीके से ही ये इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स रहते हैं, इनका भी इफेक्ट होता है।
नेक्स्ट आर द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब देखिए, इट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर द अनप्रोटेक्टेड सेक्स। कई बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, द कपल दे फॉरगेट टू यूज़ कॉन्डम सच एंड सच थिंग, तो इसमें कॉन्ट्रासेप्शन नहीं हो पाया, तो इससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते। तो वी कैन से इट इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। सेक्शुअल असॉल्ट, पिल्स की मिस्ड पिल्स, यानी कि पिल्स खाने में कुछ मिस हो गई, एंड अदर रीज़न विच हैव हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। The drugs used for treating emergency contraception, they are called as the morning after pills. ओके, तो ये जो मेथड्स है दे आर यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। कोई भी अनप्रोटेक्टेड कोइटस हो गया, रेप हो गया या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया, उसके 72 आवर्स के बीच में इसको जो है लेना पड़ता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। So they are also available in India under Family Welfare Program since 2002 and 3. ठीक है, 2 oral tablets stats and 2 tablets after 12 years provide relief. Other morning after pills they are the eye pills. देखिए, एक eye pills के नाम से जो है it is also used as the emergency contraception. There are many examples of this pills, different types of pills which are used as the emergency contraception. They are unwanted 72, Norel, Norigynon and Ovidon. And an anti-progesterone pill is a single pill treatment जिसको कि सिर्फ एक पिल को लेने से ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में उसका यूज़ किया जा सकता है। Then insertion of IUD within 5 days of unprotected sex prevents implantation. अगर unprotected sex हो गया तो उसके अगर 5 days के अंदर ही अगर हम कोई इंट्रायूटेराइन डिवाइस को भी इंसर्ट करा देते हैं तो भी इम्प्लांटेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में क्या आ गया, इसमें जो भी दवाई दी जाएगी उसमें क्या होगा, प्रोजेस्ट्रोजन्स होंगे या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। देखिए, मेन कॉन्ट्रासेप्शन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, या तो अलोन प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन इट इज़ यूज्ड। Now the next is the surgical method. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेरिलाइजेशन मैथड। इसको हम स्टेरिलाइजेशन भी मैथड कहते हैं, और ये जो है मैथड मेल और फीमेल दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो परमानेंट और द टर्मिनल मैथड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ये एक परमानेंट मैथड होता है कि कोई फैमिली प्लानिंग कर रहा है कि अब 2 बच्चे उनके हो गए, आगे दे डो नॉट नीड एनी चाइल्ड, तो दे कैन यूज़ दिस मैथड विच इज़ अ परमानेंट मैथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होती है, इन मेल इट इज़ कॉल्ड एज वासेक्टोमी एंड इन फीमेल्स दिस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज ट्यूबैक्टोमी। ये 2 तरह के होते हैं, वासेक्टोमी एंड ट्यूबैक्टोमी। तो क्या हो गया, ये जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द टर्मिनल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। सर्जिकल मेथड्स जो होते हैं दे आर परमानेंट मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग वेयर देयर इज़ नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट बट द रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। वापस से अगर कोई चाहे इसमें कि उन वापस से दे नीड कि नाउ वी शुड हैव 1 मोर चाइल्ड, तो यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, ये चांस नहीं होते हैं। दिस मैथड आर ऑपरेटिव प्रोसेसेस विच ब्लॉक द पैसेज ऑफ द सीमेन इन द मेल्स एंड द ओवा इन द फीमेल्स। जैसे मेल्स में सीमेन कैसे वास्ट डिफरेंस के थ्रू जाते हैं और ओवा में फैलोपियन ट्यूब, ये ओवा जो है फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जाते हैं, तो उस रास्ते को ही क्या कर दिया जाता है, उसका ऑपरेशन करके उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। So the techniques are also called as the sterilization procedures. So in the male it is called as vasectomy and in the females it is called as tubectomy. वासेक्टोमी में क्या हो रहा है, वास डिफरेंस जो है उसको रिमूव करके टाई अप कर दिया जाता है। इट इज़ रिमूव फ्रॉम द पेनिस, ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के छोटे से पार्ट को कट करके उसको टाई कर दिया जाता है। यहाँ रिवर्सिबिलिटी इट इज़ वेरी पुअर, सो यू कैन सी हियर, ये देखिए फीमेल फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया गया, इट इज़ टाइड एंड कट लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ओवम रिलीज भी हो रहा है तो वो यहीं के यहीं आकर धीरे से ख़त्म
हो जाएगा, ठीक है, ये आगे नहीं जा पाएगा। दिस इज ट्यूबेक्टोमी। अब नाउ दिस इज वासेक्टोमी। यहाँ देखिए, दिस इज द वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस को यहाँ पर से कट कर दिया, तो स्पर्म्स जो यहाँ पर बनेंगे यहाँ पर आके यहीं के यहीं ब्लॉक होके फिर यहीं पर ये डिजनरेट हो जाएंगे। नाउ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। अब कई बार क्या होता है, इंटेंशनली या अगर पता पड़ जाए कि बच्चे में कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसके कारण जानबूझ के या इंटेंशनली या वॉलेंट्रली उस प्रेगनेंसी को क्या किया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके की प्रेगनेंसी फुल टर्म नहीं होते हुए उसको बिफोर टाइम जो है इसको टर्मिनेट करना, इट इज़ कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज MTP और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, ये एबॉर्शन जो है वो नेचुरली नहीं हुआ है या वो बच्चा नेचुरली एबॉर्ट नहीं हुआ है, उसको वॉलेंट्रली या इंटेंशनली या इंड्यूस्ड एबॉर्शन कराया गया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP जो है इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करने के लिए, एंड इट अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसी का 1/5 जो है उसका एबॉर्शन जो है कराया जाता है। लीगल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो क्यों कराए गए हैं, कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन अगर है इस एबॉर्शन के लिए, दैट इज़ ओनली टू रिड्यूस द फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, और सेफ जो होता है इसको, इट इज़ ओनली सेफ अप टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि शुरू के 3 महीने तक ही एबॉर्शन कराना जो है वो सेफ माना जाता है। उसके बाद इट इज़ रिस्की फॉर द मदर एज वेल एज द फीटस। नाउ सी द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और द वेनरल डिजीजेस ये क्या होती हैं, दे आर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, या इसको हम RTIs भी कहते हैं। तो वेनरल डिजीजेस, दीज आर द reproductive tract diseases or the infections which are transmitted from one human being to another through sexual intimacy। और ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B and HIV। These are some common sexually transmitted diseases। okay, इसमें क्या है कि हेपेटाइटिस B और जेनाइटल हर्पिस जो हैं दे एंड HIV इन्फेक्शंस दे आर जो है इनको छोड़कर बाकी जितने भी हैं दे आर क्योरेबल, यानी कि हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पिस और HIV जो हैं दे आर नॉन क्योरेबल। इसके अलावा जो जेनाइटल वार्ड्स, ट्रैकियोमोनियासिस, सिफिलिस हैं, दिस ऑल आर क्योरेबल। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स, ठीक है, लेट अस सी द सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या होगा यहाँ पर कि ईचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन इन द जेनाइटल रीजन, स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन। इस तरीके से फीमेल में क्या होता है, काफ़ी समय तक दे आर एसिम्प्टोमिक, दिखाई नहीं देते हैं या कोई सिम्टम्स नहीं आते, दे आर अनडिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। फर्दर ड्यू टू द सोशल स्टिग्मा अटैच टू STDs, द इन्फेक्टेड पर्सन जो हैं ज़्यादा करके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए समय पर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अब देखिए जैसे कि ये लेटर स्टेज में जब इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इसके कारण पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि जब यूटेरस के बाहर अगर फीटस हो जाए तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, इनफर्टिलिटी या इवन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक जो है वो सिम्टम्स इसके कोई शो नहीं करता है। अब आखिर कैसे प्रिवेंशन किया जाए इन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, तो वेरी फर्स्ट इज़ टू अवॉइड द सेक्स विद द अननोन पार्टनर। जो भी अगर अननोन पार्टनर है उसके साथ जो है सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। दूसरा, ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, जब भी कोइटस किया जाए दैट शुड बी डन यूजिंग द कॉन्डम्स। एंड और कोई केस अगर डाउट का है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से
उससे कंसल्ट करा लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी बीमारी का अर्ली डिटेक्शन हो जाए। और पूरी तरीके से कंप्लीट ट्रीटमेंट हैज़ टू बी टेकन अगर कोई डिजीज़ जो है वो डायग्नोज हुई है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब हमने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख लिया, कॉन्ट्रासेप्शन देख लिया। नाउ व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जो है, अब ये इट इज़ द फेलियर टू कंसीव when after 1 to 2 years of regular unprotected sex के बावजूद भी अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पाता है, इट इज़ कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। ठीक है, सो दिस मीन्स द कंप्लीट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। देखिए स्टर्लिटी, इसका ये मतलब स्टर्लिटी नहीं होगा। स्टर्लिटी का क्या मतलब होता है कि कंप्लीट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। लेकिन इनफर्टिलिटी में क्या है, इट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज रिलेटिव स्टर्लिटी। जैसे इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसमें क्या, इट इज़ द फर्टिलिटी फाउंड, प्राइमरी फर्टिलिटी क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी इट इज़ द इनफर्टिलिटी विच इज़ फाउंड इन द पेशेंट्स हु हैव नेवर कंसीव्ड। जिसने कभी भी कंसीव नहीं किया है उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी के अंदर लेंगे। और दूसरा सेकेंड इनफर्टिलिटी, इसमें क्या है कि जिसने कभी पहले तो कंसीव किया है लेकिन बाद में सेकेंड चाइल्ड जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या कंसीव कर रहे हैं और प्रॉपरली वो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। सो दिस इज़ द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इट इज़ फाउंड इन द पेशेंट हु हैड प्रीवियसली कंसीव्ड, मतलब पहले कंसीव किया है। सो इनफर्टिलिटी इट इज़ कॉज्ड बाय द डिफेक्ट्स विच इज़ फाउंड इन द, ऐसा नहीं कि इनफर्टिलिटी जो है वो सिर्फ फीमेल्स में ही हो, ये जो है मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही हो सकती है। इनफर्टिलिटी के कई सारे रीजंस जो हैं वो होते हैं। फिज़िकल भी हो सकता है, मतलब बॉडीली उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो, और डिजीज़ेस हो, कोई ड्रग्स लेता हो, कुछ इम्यूनोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल ही कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इस तरीके से इनफर्टिलिटी जो है कई रीज़न से हो सकती है। ओके, तो प्रॉब्लम्स जो हैं दोनों में ही हो सकती है। मैंने आपको बताया इनफर्टिलिटी के क्लिनिक्स होते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक विच कैन डायग्नोज एंड करेक्ट द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। सो इन केस अगर कोई करेक्शन मेल या फीमेल में नहीं पॉसिबल हो पाता है तो कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजीज होती हैं जिससे कि दोज इनफर्टाइल कपल्स दे मे हैव चिल्ड्रन, एंड दिस स्पेशल टेक्नोलॉजीज दे आर कॉल्ड एज assisted reproductive technologies. What are these called? These are called as the assisted reproductive technologies. जब कोई करेक्शन उनकी बॉडी में पॉसिबल नहीं हो पाता है तो दूसरे टेक्निक से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कराई जाती है। दिस इज कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, इसको आप ध्यान से देखिए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह के बारे में है, सी दिस। अब यहाँ पर सबसे पहले है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन द लेबोरेटरी, इट इज़ कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हो सकता है कि फीमेल की बॉडी के अंदर उसके जो फैलोपियन ट्यूब है वो फर्टिलाइजेशन के लिए वायबल नहीं है या सुटेबल नहीं है, तो इस स्थिति में क्या कराया जाता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस लेबोरेटरी में कराई जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देन सेकेंड इज embryo transfer. Popularly this embryo transfer technique it is also known as the test tube baby program. अब इसमें क्या होता है, अब देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर आपने पीछे के टॉपिक्स को ध्यान से सुना है तो ये चीज़ें आपको सब इजीली समझ में आ जाएगी। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो, जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टूला ये सब कब कब किस किस स्टेज में बन रहा था। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवा फ्रॉम द वाइफ। देखिए अगर वाइफ ओवा प्रोड्यूस करने में केपेबल है तो वाइफ का ओवा लिया जाएगा। अगर वाइफ ओवा प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल नहीं है तो किसी डोनर से ओवा ले लिया जाता है। ठीक है, तो द ओवा इट कैन बी फ्रॉम द वाइफ और फ्रॉम द डोनर, और जो स्पर्म है वो या तो हस्बैंड से लिया जाए, और अगर हस्बैंड केपेबल नहीं है कि उसमें स्पर्म्स बन पा रहे हैं
तो किसी डोनर से जो है वो स्पर्म्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। सो द ova from the wife or the donor and the sperm from the husband or the donor, they are collected and induced to form the zygote। इनको क्या कर लिया जाता है, इनको कलेक्ट कर लिया जाता है, ओवा को और स्पर्म को। अब ये किसी से भी लिया जा सकता है, या तो हस्बैंड से ही हो, अगर हस्बैंड देने में कैपेबल हैं तो हस्बैंड से ले लिया जाता है स्पर्म, अगर नहीं हस्बैंड के स्पर्म्स वायबल हैं तो किसी डोनर से ये स्पर्म्स ले लिए जाते हैं। इसी तरीके से वाइफ से भी जो है ओवा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको लेबोरेटरी में सिमुलेटेड कंडीशन में उससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जायगोट को डेवलप होने देते हैं और जायगोट या अर्ली एम्ब्रियोज अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स उसमें बन जाए। यहाँ तक की स्टेज में हमको पता है कि यहाँ तक की स्टेज का जो जायगोट है वो जो है या वो अर्ली एम्ब्रियो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज़ इन द फैलोपियन ट्यूब। तो इस स्थिति में हम इसको बाहर ही डेवलप करके फिर इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, इनटू द फीमेल्स फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। जो वाइफ है उसके फैलोपियन ट्यूब में हम इसको इंसर्ट करा देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ थी कि जो वो लेडी थी या तो वो ओवा नहीं प्रोड्यूस कर पा रही थी, अगर ओवा प्रोड्यूस कर पा रही थी तो उसके फैलोपियन ट्यूब जो था वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो हम बाहर ही जो है या तो डोनर से ओवा लेकर या फीमेल का ही ओवा लेकर उसको बाहर लेबोरेटरी में जाइगोट फॉर्म कराया जाता है और अर्लियो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस यानी कि 8 सेल्स उसमें फॉर्म हो जाए, उसके बाद उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कराया इन द फैलोपियन ट्यूब, इसीलिए इसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कहते हैं। और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, द फर्टिलाइजेशन इट वॉज आउटसाइड द बॉडी इन द लेबोरेटरी, इसीलिए इसको हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा। अब ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है इट इज़ डन इन द फॉलोइंग 2 वेज, 2 अलग तरीके से किया जाता है। लेट अस सी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 2 टाइप्स, कैन सी ओवर हियर। ये यहाँ पर स्पर्म्स और एग्स इसको कलेक्ट करके लेबोरेटरी कंडीशन में जाइगोट फॉर्म करके ये एम्ब्रियो बन गया। फिर इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करा दिया जाता है इनटू द फीमेल्स फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये देखिए ये प्रोसेस होती है, या तो एग यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है अगर फीमेल का एग वायबल है तो, ठीक है। दिस इज़ द प्रोसेस। जो मैंने कहा कि 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ द जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, पहला तो है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, इसको हम जिफ्ट भी कहते हैं। अब जाइगोट इस मेथड में क्या है कि या तो जाइगोट या 8 ब्लास्टोमियस तक की स्टेज का जो ब्लास्टोसिस्ट है इसको फैलोपियन ट्यूब में जब ट्रांसफ़र कराया जाता है तो ये एम्ब्रियो मूव करते हुए कहाँ तक आ जाएगा, यूटेरस पे आ जाएगा और इट बिकम्स इम्प्लांटेड, और उसके बाद आगे इसकी फर्दर डेवलपमेंट जो है फीमेल के यूटेरस में होती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, या जाइगोट को या 8 स्टेज ब्लास्टोमियर को हमने ट्रांसफ़र कर दिया इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि हमने फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट का ट्रांसफ़र कराया है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। देखिए ये यहाँ पर से इसके यहाँ पर ट्रांसफ़र करा दिया गया लाइक दिस, कैन सी ओवर हियर। ये देखिए यहाँ से जाइगोट को लिया और फिर यहाँ से इसको यहाँ ट्रांसफ़र करा दिया गया। So this is zygote intrafallopian transfer. Next is IUT, that is intrauterine transfer। देखिए वहाँ पर जिफ्ट था जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, क्या हमने वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कराया। अब हम क्या करा रहे हैं, यूटेराइन ट्रांसफ़र। अब हम यूटेरस में ट्रांसफ़र कराएंगे, तो जब यूटेरस में ट्रांसफ़र कराएंगे तो ब्लास्टोमियर जो है वो 8 से ज़्यादा स्टेज के होने चाहिए, तब जाके हम इसको यूटेरस में ट्रांसफ़र कराएंगे। उसके बाद सो व्हाट वी आर सेइंग, एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, it is transferred into the
uterus of the female. So the further development, it takes place inside the female's body. So embryo formed by the in vivo fertilization can also be transferred to assist those females who cannot कंसीव. ठीक है, इस तरीके से जो हम किसी फीमेल की बॉडी के अंदर इसका फर्टिलाइजेशन भी करा के उस एम्ब्रियो को वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी फीमेल के अंदर भी उसको इंसर्ट करा सकते या ट्रांसफ़र करा सकते, जो वुमन जो है कंसीव नहीं कर पा रही है उसको. तो दैट इज़ कॉल्ड एज द इन वीवो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो में हम बाहर करा रहे हैं. तो वो हमने एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र देख लिया यूटेरस के अंदर और फैलोपियन ट्यूब के अंदर. तीसरा है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र. अब यहाँ पर गैमेट्स का ही ट्रांसफ़र किया जाएगा. ट्रांसफ़र ऑफ द ओवम. अब देखिए, हो सकता है फीमेल जो है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है. ठीक है, तो उसके फैलोपियन ट्यूब में ओवरी से ओवम नहीं आ पाएगा. किसी कारण से उसकी ओवरी जो है इट फेल्स इन ओव्यूलेशन या इट इज़ नॉट फॉर्मिंग द एग्स. तो यहाँ पर हम किसी डोनर से क्या करेंगे, एग को लेंगे. ठीक है. सो the ovum, it is collected from the donor and it is transferred into the fallopian tube of another female. ठीक है, तो दूसरी फीमेल के अंदर जो कि उस ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है उसके फैलोपियन ट्यूब में हम किसी डोनर से ओवम को कलेक्ट करके ट्रांसफ़र करा देते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम देखिए ये हमने लिया है और उसको इसके अंदर हमने ट्रांसफ़र करा दिया. राइट. तो सच फीमेल्स, अब ये बाकी फीमेल में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर सुटेबल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कर देगी. सिर्फ उसको प्रॉब्लम जो थी अगर ओवम फॉर्मेशन की होती है तो दिस इज़ कॉल्ड एज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र और द गिफ्ट, GIFT. ये देखिए इस तरीके से. दूसरा है जो that is the intracytoplasmic sperm injection, ICSI. अब यहाँ पर आप देखिए the sperm is directly injected into the ovum. ये देखिए ये इंजेक्शन है और स्पर्म को डायरेक्टली ही इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है एंड दिस इज़ द एग साइटोप्लाज्म. उसके अंदर इसको डाल दिया जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ द, आप यहाँ भी देख सकते हैं ये ओवम है, उसके अंदर ये स्पर्म को इंजेक्ट करा दिया. सो द स्पर्म इट इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम आफ्टर द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ये भी बाहर करा दिया जाता है और फिर जैसे ही बाहर ये स्पर्म्स को जो है फीमेल के एग के अंदर इंजेक्ट कराते हैं तो इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है हम या तो जाइगोट को ही या एम्ब्रियो टेक्निक से हम इसको या तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट को ट्रांसफ़र करा दें या हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र करा दें. उसका यूटेरस के अंदर 8 सेल से या 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा की सेल स्टेज में हम उसको यूटेरस के अंदर ट्रांसफ़र करा दें. तो यहाँ हमने क्या किया, स्पर्म्स को डायरेक्टली इंजेक्ट किया इनटू द ओवम बट इन द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, यानी कि लेबोरेटरी कंडीशन में. नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में देखिए सीमेन जो है, हो सकता है हस्बैंड के सीमेन में मोटिलिटी नहीं है या मेल पार्टनर जो है वो इंसेमिनेट करने में अनेबल है या उसके स्पर्म्स का काउंट जो है वो लो है. ठीक है, जब वो इजैकुलेट कर रहा है उसके स्पर्म्स का काउंट कितना है, लो है, जिससे कि क्या है कि फर्टिलाइजेशन करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है. तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द हस्बैंड. ठीक है, अगर हस्बैंड के सीमेन जो हैं वो वायबल हैं तो उन्हीं को ही कलेक्ट किया जाता है. अगर हस्बैंड के सीमेन प्रॉपर नहीं है तो किसी डोनर से स्पर्म्स को जो है वो ले लिया जाता है और द डोनर इट इज़ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना. उसको वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कर, देखिए यहाँ से ये इस तरीके से फीमेल के अंदर ये या तो डोनर के या हस्बैंड के स्पर्म्स को फीमेल की वेजाइना में वेजाइना के थ्रू यूटेरस के अंदर
ट्रांसफ़र करा दिया जाता है या इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी कब यूज़ कर रहे हैं? जब मेल पार्टनर जो है दे आर अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल और वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजैकुलेट्स, जो इजैकुलेट्स बने हैं, जो इजैकुलेट कर रहा है वो स्पर्म्स को, उसका स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम है। इस स्थिति में क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। तो ये बाहर भी करा सकते हैं इसको। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखिए आप, इस तरीके से हो गया, ये ओवम और ये स्पर्म्स, फिर स्पर्म्स उसको फर्टिलाइज कर देंगे। या इस तरीके से भी है, ये फीमेल की बॉडी के अंदर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो ये सीमेंस जो हैं वो किसी डोनर से लिए जाएं या सीमेन जो हैं वो हस्बैंड से लिए जाएं। सो दिस वाज ऑल विद दिस चैप्टर। देयर आर सर्टेन एब्रीविएशन। पहला है IUCD, दैट इज इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। STD, it is sexually transmitted diseases. HIV, it is human immunodeficiency virus. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. CDRI, Central Drug Research Institute. MMR, maternal mortality rate. IMR, infant mortality rate. MTP, medical termination of pregnancy. VD, it is venereal disease. RTI, reproductive tract infection. PID, pelvic inflammatory disease. ART, assisted reproductive technologies. IVF, that is in vitro fertilization. ZIFT, ZIFT, it is zygote intrafallopian transfer. AI, that is artificial insemination. IUI, internal uterine insemination. ET, it is embryo transfer. IUT, intrauterine transfer. ICSI, that is intracytoplasmic sperm injection, ये पूछा है last year. So this was all with this chapter. Thank you so much students. Hope you understood this chapter properly. Go through it, and if you have any doubt you can ask and attempt the quiz also. Thank you so much students. So we have completed this unit. Link of the quiz and notes and important questions has been given in the description box.